ये तीसरा टेस्ट मैच पूरे टूर पे अब तक हमारी इंडियन टीम के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। पहला मैच हमें जीतना चाहिए था पर इंग्लैंड जीत गई, दूसरा टेस्ट मैच हम लोग जीत गए। अब ये तीसरे टेस्ट मैच में जरूर हम एक जीत का मोमेंटम और लेकर आ रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी पम्प्ड हैं, पर इंग्लैंड अपने बदले के लिए आ रही है। पर इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले दिन पर हमें क्या देखने को मिला। इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज करके आई। हमने शुरुआत से ही देखा कि जैक क्रॉली कुछ बॉलों पे आगे बढ़ के खेल रहे थे, बीट हो रहे थे मोहम्मद सिराज पे, आकाशदीप पे, यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह पे भी, पर उनके बैट से बॉल नहीं लग रही थी। और कहीं ना कहीं वहीं पर हमें समझ आ गया था कि एक बैटर के माइंडसेट में क्या चल रहा है कि वो अटैक तो करना चाह रहे हैं पर बॉल बैट पे आ ही नहीं रहा है। पहले ही ओवर की चौथी बॉल जब स्लिप्स पे चली गई और ऋषभ पंत ने उसको पकड़ा था, बेन डकेट का एज लगा था, पहली ही बॉल थी जो बेन डकेट ने फेस करी थी जसप्रीत बुमराह की, तभी जसप्रीत बुमराह के मुंह से हमने सुना था कि भाई थोड़ा आगे आ जाओ, बॉल अभी से सॉफ्ट हो रहा है। मतलब कंडीशंस और वो पिच, उनका कहने का इंडिकेशन ये था, उन्होंने तो सिर्फ एक वर्ड सॉफ्ट यूज किया, बट हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो पिच उस तरीके से बनी थी क्योंकि ग्रास हटा दी थी, ग्रास की पूरी लेयर ये लॉर्ड्स की पिच से हटा दी गई थी। तो जब बॉल कैरी कर ही नहीं रहा है पहले ओवर से, कहीं बॉल हम लोग देख रहे हैं बैटर के एल्बो पे लग रहा है, कभी पेट पे लग रहा है, कोई बॉल राइज करके बिल्कुल कीपर अपने सर के पास पकड़ रहे हैं, कोई बॉल कीपर की टांगों तक भी नहीं पहुंच रही है। तो ये पिच डबल पेस थी और एक्चुअली ये डबल पेस का हमें पता चला जब कप्तान शुभमन गिल ने 15 ओवर से ही पहले बॉलिंग चेंज में नीतीश कुमार रेड्डी को वो लेकर आए, क्योंकि तब तक तो हमें एक भी विकेट नहीं मिली थी। और नीतीश कुमार रेड्डी आए तब कहीं ना कहीं पता चला कि ठीक है, इस पिच पे क्या क्या कारनामे एक्चुअली हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप जो बॉलिंग करते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी जो बॉलिंग करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी अपनी रिस्ट का यूज करके वो पेस तो जनरेट नहीं करते हैं, पर स्विंग उनके पास है और अपने हाई आर्म एक्शन और अपने हाई आर्म एक्शन की वजह से वो राइज निकाल देते हैं बॉल पे, किसी भी पिच पे। और वो हमने नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में पहली बार एक्चुअली देखा था कि राइज मिल कैसे रहा है इस विकेट पे, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी आए, उन्होंने बेन डकेट को जिस तरीके से आउट किया, वो डाउन द लेग साइड बॉल जा रही थी, ऋषभ पंत ने पीछे कैच पकड़ी, तब याद आई शार्दुल ठाकुर की, क्योंकि जब किसी को विकेट नहीं मिल रही होती थी तब शार्दुल ठाकुर के हाथ में बॉल आती थी और वो ऐसे ही किसी अनयूजुअल तरीके से विकेट बस प्रोड्यूस करके दे देते थे। कभी बैट्समैन प्ले डाउन हो जाता था, वो कट करने जा रहे हैं, इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गए, कभी वो पुल शॉट मारते हैं, डीप स्क्वायर लेग पे कैच आउट हो जाते हैं। और बिल्कुल वैसी एक रेप्लिका विकेट थी कि नीतीश कुमार रेड्डी ने एक खराब बॉल डाली डाउन द लेग साइड, बेन डकेट उसको पुल करने चले गए, वो पुल करने गए, उनका बैट का वो नीचे का हिस्सा लगा, ग्लव हल्का सा लगा और ऋषभ पंत ने अपने राइट में कैच करके कूद के वो कैच पकड़ ली। बट उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने जो बॉल डाली जैक क्रॉली को, जो पड़ी, बाउंस हुई, थोड़ी बाहर भी निकली, वो एज करी, वो ऋषभ पंत ने कैच पकड़ी, वो इंडिकेशन था कि नीतीश कुमार रेड्डी के पास जो बॉलिंग स्किल्स हैं, इन पिचेस पे नीतीश कुमार रेड्डी हमारे लिए कितने हैंडी साबित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कप्तान शुभमन गिल का नीतीश कुमार रेड्डी को वहां पर बॉलिंग पे लगाना, नीतीश कुमार रेड्डी का डिलीवर करके दिखाना, ये सब कुछ बहुत अच्छे साइंस थे हमारी टीम के लिए, क्योंकि तब तक तो कोई रन भी नहीं थे, 50 रन भी नहीं हुए थे और 2 विकेट हमें ऑलरेडी मिल चुकी थी, 15 ओवर भी नहीं हुए थे। वो स्टार्ट एक्चुअली हमारे लिए बहुत अच्छा था, कंसिडरिंग कि वो पिच हमने पहले ओवर में तो समझ आई नहीं थी, उसके बाद तो शुभमन गिल हेलमेट लगा के खुद ही गली पे खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां बॉल तेज आ सकता था और कंडीशंस हमें समझ आने लग गई थी। पर वहां हमें वो विकेट्स की जरूरत थी और नीतीश कुमार रेड्डी ने दोनों विकेट एक ही ओवर में निकाल के दी। और कहीं ना कहीं हम सब लोग नीतीश कुमार रेड्डी हो, शार्दुल ठाकुर हो, इनके एफर्ट्स को बहुत अंडर अप्रिशिएट करते हैं और उसका रीजन है क्योंकि कप्तान, कोच, मैनेजमेंट इनको अंडर यूटिलाइज भी करती है। पहला मैच अगर शार्दुल ठाकुर खेले थे तो पहली इनिंग में 40 ओवर तक तो उनको बॉलिंग मिली ही नहीं थी, जबकि शार्दुल ठाकुर को अगर पिक किया था उनकी रणजी ट्रॉफी परफॉर्मेंसेस देख के, तो रणजी ट्रॉफी में जो मैक्सिमम विकेट शार्दुल ठाकुर ने ली थी वो तो पहला ओवर डालते थे हर इनिंग का, नए बॉल से ली थी। पर उसके बाद अब अगर उनको इंडियन टीम में पिक किया है तो जरूरी नहीं है आपको नया बॉल मिलेगा। जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप के होते हुए शार्दुल ठाकुर को नया बॉल आप कैसे दे दोगे? कोई सेंस ही नहीं बनता। आप डेफिनेटली थर्ड पेसर के दौर पर ही खेल रहे हो इस टीम में, तो आपको बॉलिंग तब मिलेगी जब आपका नंबर आएगा, जब बाकी जो फास्ट बॉलर्स हैं वो रेस्ट कर रहे होंगे, जब नए बॉल का इंतजार चल रहा होगा, पुराने ओवर से बस आखिरी के 10 ओवर करने होंगे, तो आपको एक स्पेल मिल जाएगा। जब विकेट किसी को नहीं मिल रही होगी तो एक बस चांस के तौर पे एक पैतरा लेंगे और आपको बॉलिंग दे देंगे। यही तो रोल होता है ना।
इतना ही तो हम लोग उनको वैल्यू करते हैं। पर नीतीश कुमार रेड्डी को जब आप आज बॉल मिली तो शायद वो भी ये बात जानते थे, क्योंकि दूसरे टेस्ट मैच में जो हम जीत गए, हमारी इंडियन टीम ने लगभग 158 ओवर्स पूरे मैच में बॉलिंग करी थी, पर नीतीश कुमार रेड्डी ने तो सिर्फ 6 ओवर बॉलिंग करी थी। अब उस मैच में टोटल 6 बॉलर्स भी थे, पर नीतीश कुमार रेड्डी के पास जो कैलिबर है, जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, जिस तरीके से वो एक यंगस्टर होके इस यूनिट में अपना नाम बना रहे हैं, अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, थोड़ा और विश्वास तो जगा सकते थे। पर अब इस तीसरे टेस्ट मैच में जब उनको 15 ओवर से पहले बॉलिंग करने का मौका मिला, शायद वो खुद भी जानते थे कि यार मेरे को बॉलिंग तो 4-5 ओवर ही मिलनी है शायद, तो मेरे को अभी जो करना है मेरे को अभी ही करना है। और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी पे वो विश्वास जगा के दिखाया। और नीतीश कुमार रेड्डी एक्चुअली वो जब अपना पहला स्पेल डाल रहे थे तो अब तक जितने बॉलर्स बॉलिंग करके गए थे उनसे बेटर ही लग रहे थे, ज्यादा चांसेस वो प्रोड्यूस करके दे रहे थे। क्योंकि ऑली पॉप को भी जो पहली बॉल डाली उन्होंने, वो शुभमन गिल थोड़े और आगे खड़े होते गली पे तो वो कैच आउट हो जाते, ऑली पॉप भी 0 पे आउट हो जाते। तो वो चांसेस नीतीश कुमार रेड्डी क्रिएट करके दे रहे थे। पर अब वहां से जो हमने 15 ओवर से पहले 2 विकेट ले ली, उसके बाद इंग्लैंड को जब कंडीशन समझ आ गई और उसके बाद उन्होंने जो बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू किया, जो बेस बॉल से ब्लॉक बॉल चालू हो गया, तो वो हमें समझ जाना चाहिए था कि इंग्लैंड को समझ आ गया है कि यहां पर बैटिंग कैसे करनी है। और ये हमारे लिए एक्चुअली घबराने की बात ज्यादा है यार, क्योंकि अब तक पिछले 2 मैचेस में हम लोग रन बना रहे थे तो इंग्लैंड भी बना रही थी। हम लोग किसी भी बैटर के रन्स को अंडर एप्रिशिएट नहीं कर रहे या ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक था इसलिए रन आए, पर फ्लैट ट्रैक तो था, उसमें कोई दो राय थोड़ी है। वो पिचेस बैटिंग करने के लिए इजी थी और ये पिच बैटिंग करने के लिए मुश्किल ऐसी थी क्योंकि अब तक इंग्लैंड से जो कोई भी इजीली रन बना रहा था, भले बड़ी सेंचुरीज ना बना रहा हो, बट कंफर्टेबल लग रहा था, उनमें से कोई भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हमने बॉलिंग अच्छी करी, हमने छाती पे भी बॉल मारी, हाथ पे भी बॉल मारी, उनको बीट भी किया, सब कुछ किया, पर जो रूट ने रन बनाकर दिखाए। और अगर तुम लोग टेस्ट मैचेस देखते हो और समझ आता है तो जो रूट को एक्चुअली ये जो मुश्किल पिचेस ही होती है ना, वो यहीं पर रन बना के दिखाते हैं। लॉर्ड्स की पिच कभी भी बैटिंग करने के लिए पिछले कुछ टाइम में इजी नहीं रही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखा हो तो रन बनाने एक्चुअली बहुत मुश्किल थे, पर जो रूट की 2024 में एक ही गेम में 2 सेंचुरीज थी, 8 सेंचुरीज वो लॉर्ड में ऑलरेडी बना चुके हैं। अब अपनी 9वीं की तरफ वो बढ़ रहे हैं, 99 पे उन्होंने अपना दिन खत्म किया है। तो जब सब रन बना रहे थे तब जो रूट के रन नहीं आए, अब जब सबके लिए रन बनाने मुश्किल थे वहां जो रूट ने रन बनाकर दिखाए हैं। और ये इंडिकेशन काफी है कि यहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बैटिंग जो ली, अटैक नहीं किया, ये उनकी अपनी एक कॉन्शियस चॉइस थी, ये उनका अपना कंडीशंस को समझ के डिसीजन था। अब ये पिच दूसरे दिन पे तीसरे दिन पे बेटर होती तो नहीं दिख रही है, बट एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वेदर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कितनी धूप पड़ती है, कितने ओवरकास्ट कंडीशंस होते हैं, पिच को कितना पानी मिलेगा, कैसे वो रोल करेंगे, सब कुछ, बारिश होती है नहीं होती है, बहुत सारी चीजें इंग्लैंड में ग्राउंड में बहुत ज्यादा वेरी करती हैं। अब अगर ये पिच दूसरे दिन पे बैटिंग करने के लिए बेटर होती है तो इंग्लैंड तो एक्चुअली एक अच्छी पोजीशन पे, 250 रन वो ऑलरेडी बना चुके हैं। मैं कहता हूं अगर वो 320 तक भी पहुंचते हैं तो भी ये इस पिच के हिसाब से पहली इनिंग का अच्छा स्कोर ही माना जाएगा। और बैटर्स तो अभी भी उनके पास बचे हुए हैं। बाई चांस ये पिच ऐसी ही चलती रहती है और बैटिंग करने के लिए ईजी नहीं होती है तो हमारी इंडियन टीम के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक हम जहां बैटिंग कर रहे थे, इंग्लैंड में वैसी बैटिंग करना हमारे लिए मुश्किल होता है यार। हम लोग इस बात से भाग नहीं सकती हैं। ये पिच और हमारी जो अब तक परफॉर्मेंस रही है पहले 2 टेस्ट मैचेस में, वो अनबिलीवेबल रही है। हमने ऐसी परफॉर्मेंस इतने सालों में नहीं दी है, इतने रिकॉर्ड्स टूटे हैं, तो उसके पीछे रीजन है कि हम अच्छी बैटिंग कर रहे थे पर हमें कंडीशंस भी सूट कर रही थी। पर अब अगर हमें नई कंडीशंस मिली हैं और इस पे अगर हम अडेप्ट कर लेंगे तो ऑफकोर्स हमें ये गेम जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। पर वो कंडीशंस में अडेप्ट करना हमारे लिए एक्चुअली मुश्किल होगा क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी आ चुके हैं। हमारे लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि हमने पहली इनिंग में एक्चुअली अच्छी बॉलिंग करी है यार, पर हम विकेट नहीं ले पाए। हम विकेट नहीं ले पाए क्योंकि इंग्लैंड एक्चुअली अच्छी बैटिंग करके चली गई। ये पहले दिन पे इंग्लिश बैटर्स ने हमारी बॉलिंग से बेटर बैटिंग करके दिखाई है क्योंकि हमने उनकी तरफ सब कुछ फेंका यार। जसप्रीत बुमराह की इकोनॉमी तो 2 की भी नहीं है पर विकेट उन्हें 1 ही मिली, और वो भी एक विकेट एक अनबिलीवेबल बॉल पे मिली जो उन्होंने हैरी ब्रुक को 55 ओवर में अगर आउट करके दिखाया है ना, तब बॉल कुछ कर नहीं रही होती है। वो पुराने बॉल से जिस पिच पे बॉल सॉफ्ट हो रही है, पिच बैटिंग के लिए कुछ कर नहीं रही है, बस मुश्किल है क्योंकि 2 पेस्ड है, बट ना आपको पेस मिल रही है ना बैट पे बॉल आ रही है। तो वहां पर अगर आप आउट ऑफ यूजुअल कुछ जनरेट करके देते हो, इसलिए आप दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर हो, और ये जसप्रीत बुमराह की क्वालिटी है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर नीतीश कुमार रेड्डी के 1 ओवर में 2 विकेट निकालने के बाद भी हम पूरे दिन में सिर्फ 2 विकेट ले पाए, इसलिए क्योंकि जो रूट टेम्परमेंट पेशेंस के साथ बैटिंग करके गए। बेन स्टोक्स ने अगर अभी सिर्फ 30 रन में वो कुछ बैटिंग कर रहे हैं तो वो 102 बॉलें खेलकर अभी खेल चुके हैं। तो इतनी बॉलें खेलने के बाद उन्होंने पिच पे जो टाइम स्पेंड किया है किसी रीजन की वजह से किया है। अब देखते हैं
आने वाले दिनों में और हमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि पहले दिन पे अगर रोमांच नहीं था, हमने इंग्लैंड को बचा के जरूर रखा, बट बेस बॉल को हमने तोड़ दिया, हमने उनकी अप्रोच खराब कर दी। ये सब बेकार की बातें हैं एक्चुअली। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप ही बताना है पहले दिन के बाद आपके क्या थॉट्स थे, गेम कहां पर कैसे जाता दिखाई दे रहा है। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद और इन गेम्स में हर दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।